डेट है आज 24 मई 2022। ये सब टॉपिक कंप्लीट करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है ट्राइमेरीस्यूरस माया। ये सिर्फ प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ये एक सांप की प्रजाति है। यूपीएससी प्रीलिम्स में कई बार ऐसे पूछ लेता है, एक दे देगा टर्म, वो पूछ लेगा ये बर्ड है, सांप है, रेप्टाइल से क्या है, ऐसे कुछ पूछ लेता है। तो ये स्नैक की प्रजाति है और ये ग्रीन स्नैक है और वेनेमस है, यानी कि जहरीला ग्रीन स्नैक है। ये देख सकते हो आप इमेज में। ये कहाँ मिला है ये भी याद रखना है। मेघालय में मिला है ये, और मेघालय जाना जाता है जाइंट सरपेंट के लिए। बहुत बड़े बड़े स्नैक सांप पाए जाते हैं यहाँ पे, जिनको यू थ्लैन भी बोलते हैं यहाँ पे। ये जो सांप है ये देखो सिर्फ मेघालय में नहीं देखा गया है, मिजोरम में भी इसकी प्रजाति पाई है। और जो इसका नाम रखा है ना ट्राइमेरीस्यूरस माया, ये माया नाम रखा है क्योंकि 7 ऑथर्स थे जिन्होंने स्टडी की थी सांप के बारे में। उनमें एक आर्मी ऑफिसर थे, उनकी माता जी का नाम था माया, तो उनके नाम पे रखा है इसका नाम ट्राइमेरीस्यूरस माया। और ये यहाँ पे मेघालय, मिजोरम और गुवाहाटी है जो असम में, वहाँ पे भी कॉमन स्पीसीज है, ये पाई जाती है न्यू स्पीसीज। नेक्स्ट टॉपिक है बायोरैप। ये प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, जीएस पेपर 3 के लिए। ये रिसेंटली लॉन्च किया है, एक पोर्टल है भाई साहब, इंटरनेट पे एक साइट होगी जिस पे बायोटेक रिसर्चर्स और स्टार्टअप के लिए इंफॉर्मेशन मिलेगी। स्टार्टअप मतलब नई कंपनी बायोटेक के रिगार्डिंग, और बायोटेक के लिए कोई रिसर्च या इनोवेशन कोई कर रहा है तो सिंगल नेशनल पोर्टल होगा, यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। इसका फ़ायदा ये होगा ईज ऑफ साइंस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट किया जाएगा, यानी कि साइंटिफिक रिसर्च डेवलपमेंट बायोटेक में ये प्रमोट किया जाएगा। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी कि बायोटेक में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आए, कंपनीज ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें, नई नई स्टार्टअप खुलें, इनके लिए ये एनकरेजमेंट का काम करेगा। नेक्स्ट टॉपिक है रामबाण टनल। कहाँ पे है ये टनल, बस लोकेशन याद रखनी है, इसमें प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ये जम्मू कश्मीर में है, अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी चल रही है ये, लेकिन इसका मतलब बनाया जा रहा है अभी। अंडर कंस्ट्रक्शन का मतलब बनाया जा रहा है इसको, लेकिन इसका कुछ पार्ट कोलैप्स हो गया, इसकी वजह से, कोलैप्स का मतलब डिस्ट्रॉय हो गया, नष्ट हो गया, इसकी वजह से ये न्यूज़ में आई है। ये आप देख रहे हो जम्मू कश्मीर का मैप है भाई साहब, ये जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर में यहाँ पे रामबाण डिस्ट्रिक्ट है, रामबाण डिस्ट्रिक्ट में रामबाण टाउन है, तो रामबाण टाउन के पास ही है ये वाली जो 9.2 किलोमीटर की टनल है रामबाण टाउन में। तो इसकी लोकेशन आपको याद रखनी है, ज़्यादा कुछ हमें याद नहीं रखना। जो जम्मू कश्मीर में जम्मू से श्रीनगर नेशनल हाईवे जाता है उसी का सेंट्रल पॉइंट है ये समझ लो रामबाण टनल। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज स्टोरेज गेन इन वीट। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है मेनली, तो इसमें ये जानना है कि स्टोरेज गेन का मतलब क्या होता है वीट में। वीट में या किसी भी ग्रेन में कोई भी अनाज हो सकता है। अभी न्यूज में इसलिए है, जो पंजाब का स्टेट प्रोक्योरमेंट एजेंसी है, प्रोक्योरमेंट एजेंसी का मतलब जो किसानों से अनाज खरीदती है, वो एजेंसी ने स्टोरेज गेन के लिए वेवर मांगा है, यानी कि वो कहा है कि स्टोरेज गेन के लिए अभी हमें परमिशन दी जाए इसे वेव करने की, त्यागने की। ये जो है इसलिए मांगा है वेवर, क्योंकि देखो इस साल क्या हुआ है, जो वीट है ना, वीट श्रीवल्ड और ब्रोकन हुआ है थोड़ा। श्रीवल्ड का मतलब होता है थोड़ा, ये समझ लो कि पतला हुआ है, थोड़ा सूख गया है, सूखा हुआ वीट, और टूट गया है हीट वेव की वजह से। क्योंकि जब हार्वेस्टिंग का टाइम आया था गेहूं का, तो स्टार्टिंग में ही लगभग जब हार्वेस्टिंग का टाइम स्टार्ट हुआ था गेहूं काटने का, तो उससे पहले ही हीट वेव स्टार्ट हो गई थी। हीट वेव की वजह से गेहूं का जो साइज है वो छोटा रह गया, थोड़ा सूख गया, तो इसकी वजह से ये वेवर मांगा है स्टोरेज गेन में। अब देखो ये चीज़ हमारे बिल्कुल भी याद करने के लिए ज़रूरी नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये स्टोरेज गेन का क्या मतलब होता है। देखो वीट है ना, जो गेहूं एक लिविंग ग्रेन बोलते हैं इसे। लिविंग ग्रेन इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब इसे स्टोरेज करके रखा जाता है, जैसे मान लो इस टंकी में, ये कोई टैंक है भाई साहब, इस टंकी में स्टोरेज करके रखा गया, इसे जमा करके रखा गया किसी के घर में, कहीं एजेंसी में, कहीं पे भी स्टोर रूम में स्टोर करके रखा गया। अब इसका क्या होता है कि ये कुछ महीने बाद ही, कुछ महीने साल बाद क्या होता है, इस वीट का, गेहूं का वेट बढ़ जाता है। जैसे मान लो यहाँ पे अगर 100 किलो रखा तो इसका वेट कुछ बढ़ जाएगा, जैसे 100 से 101 किलो हो जाएगा, 102 किलो हो जाएगा, ऐसे वीट का वेट बढ़ जाता है। इसलिए इसको बोलते हैं स्टोरेज गेन, क्योंकि वेट बढ़ गया स्टोरेज के दौरान, जब जमा करके रखा था तो इसका वेट इंक्रीज हो गया। और क्यों होता है ये, क्योंकि ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है, जो मॉइस्चर है इन्वायरमेंट में, वो मॉइस्चर थोड़ा ये अपने अंदर सोख लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, इसकी वजह से इसका वेट गेन हो जाता है।
ये कारण है। और जो मॉइस्चर गेन करते हैं ना, मोस्टली एंडोस्पर्म करते हैं, और वीट भी एक एंडोस्पर्म है। एंडोस्पर्म ये समझ लो एक वेराइटी है भाई साहब, ये जो प्लांट सीड होते हैं उनकी वेराइटी, क्योंकि ये क्या है, वीट प्लांट सीड है ये भी, यानी कि जो वीट है वो भी एक बीज ही है, अगर बीज को हम खेत में लगाएंगे इससे प्लांट हो जाएगा, ऐसी प्रजाति को ही एंडोस्पर्म बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है संगीता कलानिधि अवार्ड। ये सिर्फ प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ये म्यूजिकल अवार्ड है और कई सारे क्षेत्र में भी, एरियाज़ में भी अवार्ड दिया जाता है। अभी म्यूजिक अकेडमी है, मद्रास म्यूजिक अकेडमी, उसने अनाउंस किए हैं, घोषणा की है 2020, 21 और 22 के लिए संगीता कलानिधि अवार्ड को देने की, कि किसको दिया जाएगा, किसको दिया जाएगा ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन ये अवार्ड क्या है, कौन देता है, ये जानना जरूरी है। जो संगीता कलानिधि अवार्ड है इनको देती है मद्रास म्यूजिक अकेडमी, और किस लिए देती है, ताकि कार्नेटिक म्यूजिक को प्रमोट किया जा सके। आपने आर्ट एंड कल्चर में पढ़ा होगा, हमारे इंडिया में दो टाइप के म्यूजिक हैं, एक हिंदुस्तानी म्यूजिक जो नदर्न इंडिया में, हमारे नॉर्थ इंडिया में बोला जाता है यानी कि गाया जाता है, और एक है कार्नेटिक म्यूजिक जो हमारे साउथ इंडिया में गाया जाता है, यानी कि इसे द्रविड़ म्यूजिक भी बोल सकते हैं, द्रविड़ स्टाइल म्यूजिक या कार्नेटिक म्यूजिक या साउथ इंडियन म्यूजिक, साउथ इंडियन स्टाइल म्यूजिक। तो ये कार्नेटिक म्यूजिक है जो अपना साउथ इंडियन म्यूजिक, उसको प्रमोट करने के लिए मद्रास म्यूजिक अकेडमी इसे देती है अवार्ड को। जो ये अवार्ड है कब से स्टार्ट हुआ और मद्रास म्यूजिक अकेडमी कब से स्टार्ट हुई, देखो एक 1927 में ऑल इंडिया कांग्रेस सेशन हुआ था मद्रास में, वहाँ पे ये म्यूजिक कॉन्फ्रेंस के नाम से हुई थी। यहाँ पे म्यूजिक को प्रमोट करने के लिए एक एजेंसी की बात हुई थी। इसी के एक साल बाद नेक्स्ट ईयर मद्रास म्यूजिक अकेडमी का उद्घाटन किया गया। तो ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कांग्रेस पार्टी है ना, इसी का ही जो सेशन होता है, ये एनुअल सेशन हुआ था मद्रास में, तो उसी से निकली है ये मद्रास म्यूजिक अकेडमी। ये अवार्ड एनुअल अवार्ड देती है, एक तो संगीता कलानिधि अवार्ड देती है एनुअली, हर साल एक पर्सन को दिया जाता है जो भी कार्नेटिक म्यूजिक में अच्छा परफॉर्मेंस करता है। और 2005 से देखो ये भी है, द हिंदू का एक MS सुभा लक्ष्मी अवार्ड है। द हिंदू जो न्यूज़पेपर आप पढ़ते हो, द हिंदू न्यूज़पेपर देता है MS सुभा लक्ष्मी अवार्ड। तो जिस आदमी को मद्रास म्यूजिक अकेडमी संगीता कलानिधि अवार्ड देती है उसे द हिंदू MS सुभा लक्ष्मी अवार्ड भी देता है। संगीता कला आचार्य एक अवार्ड दिया जाता है, दो लोगों को दिया जाता है, जो भी म्यूजिशियन में अच्छा कंसर्ट वगैरह में वो अच्छा परफॉर्म करता है तो उसको दिया जाता है ये संगीता कला आचार्य अवार्ड। एक नाट्य कला आचार्य अवार्ड दिया जाता है, ये सीनियर डांसर को दिया जाता है। एनुअल डांस फेस्टिवल में जो इनॉग्रेशन करता है सीनियर डांसर को दिया जाता है ये। एक है TTK अवार्ड, ये TTK अवार्ड है TT कृष्णामाचारी के नाम पे, ये फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर थे हमारे, इंडस्ट्रियलिस्ट भी थे, और ये देखो इनके म्यूजिक के क्षेत्र में दिया जाता है क्योंकि ये म्यूजिशियन भी थे। TTK अवार्ड दिया जाता है और इंडस्ट्रियलिस्ट थे, यूनियन मिनिस्टर थे। एक पापा KS वेंकटरामैया अवार्ड दिया जाता है, ये भी मद्रास म्यूजिक अवार्ड, मद्रास म्यूजिक अकेडमी है जो वही ये अकेडमी देती है सारे के सारे अवार्ड। ये पापा KS वेंकट राय अवार्ड जो दिया जाता है ये भी इनके नाम पे दिया जाता है, पापा KS वेंकट रामैया। अब ये वायलिनिस्ट थे और ये जो वायलिन बजाते हैं ना, अच्छा परफॉर्म करते हैं वायलिन में, उनको दिया जाता है ये अवार्ड। एक है म्यूजिकोलॉजिस्ट अवार्ड, ये अवार्ड म्यूजिकोलॉजिस्ट के लिए दिया जाता है, कोई भी ऐसा स्कॉलर जो म्यूजिकल रिसर्च के लिए पार्टिसिपेट करता है उसको दिया जाता है। एक है इंदिरा शिवासेलम एंडोमेंट कंसर्ट एंड मेडल, ये अवार्ड दिए जाते हैं हर साल नवरात्रि के दौरान दिए जाते हैं, जो टॉप रैंकिंग परफॉर्मर होते हैं आर्टिस्ट उनको दिए जाते हैं अवार्ड। तो ये अवार्ड कौन सी एकेडमी देनी है इतना आपको पता होना चाहिए, मद्रास म्यूजिक अकेडमी अवार्ड देती है इनको, सारे के सारे नाम बस याद हो आपको। नेक्स्ट टॉपिक है इंटरनेशनल टी डे, ये प्रीलिम्स और GS पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर के लिए। हर साल 21 मई को इंटरनेशनल टी डे मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। किस लिए, ताकि चाय के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, चाय की हिस्ट्री के बारे में लोगों को अवेयर किया जा सके, जागरूकता फैलाई जा सके, और चाय की कल्चरल और इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, सांस्कृतिक और आर्थिक, इसके बारे में लोगों को जागरूक किया जाता है। पहला जो इंटरनेशनल टी डे सेलिब्रेट किया था न्यू दिल्ली में, इंडिया में, दिल्ली में 2005 में सेलिब्रेट किया था, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने प्रपोजल रखा, यूनाइटेड नेशन की जो स्पेशलाइज एजेंसी है FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसको प्रपोजल रखा कि इसे ग्लोबली सेलिब्रेट किया जाए। पहले टी डे है जो इंटरनेशनल टी डे 2005 से 2015 से पहले तक
ये सिर्फ कुछ कंट्रीज़ में सेलिब्रेट किया जाता था, लेकिन फाओ को जब ये प्रपोजल रखा तो यूनाइटेड नेशन की ये एजेंसी है फाओ, इसने ग्लोबली सेलिब्रेट करने के लिए इसे अनाउंस कर दिया 2015 से। तो अब ये मई के महीने में ग्लोबली सेलिब्रेट किया जाता है, ग्लोबली इंटरनेशनली सेलिब्रेट किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो टी है, चाय, इसका ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ, कहाँ से उत्पत्ति हुई चाय की? नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है जो इंडिया का, वहाँ से, और साउथ वेस्टर्न पार्ट है चाइना का, वहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है। ये वाला पार्ट जो देख रहे हो आप, ये नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है ये वाला इंडिया का, और साउथ वेस्टर्न पार्ट है ये वाला चाइना का। यहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई थी, यानी कि ओरिजिन हुआ था चाय का। चाय को प्रमोट करने के लिए इंडिया ने देखो 1953 में टी एक्ट पास किया। इस टी एक्ट के पास करने से एक टी बोर्ड ऑफ इंडिया बनाया। टी बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में बना हुआ है, और ये देखो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर काम करता है। ये कई चीज़ आपको याद रखनी है। तो ये काम क्या करता है टी बोर्ड ऑफ इंडिया? हमारे इंडिया में जितनी भी टी को प्रमोट करने के लिए स्कीम वगैरह हैं, उनका इम्प्लीमेंटेशन करता है, लागू करता है। जैसे टी डेवलपमेंट एंड प्रमोशन स्कीम है, उसको इम्प्लीमेंट करता है टी बोर्ड, ताकि फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाए टी इंडस्ट्रीज़ को, यानी कि सहायता दी जाए, वित्तीय सहायता टी इंडस्ट्रीज़ को हमारे इंडिया में प्रमोट करने के लिए। और एक चीज़ और याद रखनी है, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन चाय का कौन करता है? चाइना करता है, चाय चाइना, और सेकंड नंबर पे इंडिया है प्रोडक्शन में। ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट टॉपिक है ईवी टोल्स। ये सिर्फ प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, इतना खास है भी नहीं है अभी, इसलिए ये न्यूज़ में है क्योंकि जो ये एयरक्राफ्ट है एक, ईवी टोल का मतलब है इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग एयरक्राफ्ट। ये है भाई साहब एयरक्राफ्ट, देख सकते हो। ये क्या है? अर्बन एयर मोबिलिटी के लिए काम आ सकते हैं। अर्बन एयर मोबिलिटी का मतलब है शहरी क्षेत्र में हवा के जरिए एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे पैसेंजर या किसी माल को पहुंचाना। ये जैसे सिटी एरियाज है भाई साहब, आजकल आपको पता है सिटी में बहुत ज़्यादा सड़कों पे कंजन रहता है, बहुत ज़्यादा जाम लगता है। अगर मान लो इस एयरक्राफ्ट के जरिए यहाँ से पैसेंजर उठाए जाएं और यहाँ से उठा के हवा में ही हेलीकॉप्टर की तरह यहाँ पे छोड़ दिए जाएं, या माल वगैरह भेजना है यहाँ पे जल्दी से, तो कितना फ़ायदा होगा, जल्दी से सामान पहुँचाया जा सकेगा और पैसेंजर को भी। तो एक तो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल है, ये इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। टेक ऑफ लैंड ऑफ करता है, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करता है, टेक ऑफ करने के लिए भी, लैंड करने के लिए भी, उतरने के लिए भी, और उड़ान भरने के लिए भी। इसमें मोटर, बैटरी, फ्यूल सेल, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर यूज होते हैं, जो अर्बन एयर मोबिलिटी के लिए एयर टैक्सी का काम करेंगे। एयर टैक्सी का यानी कि हवा में टैक्सी जाएगी। ये बहुत सारी कंपनियाँ इसको जो डेवलप कर रही हैं एयरक्राफ्ट को, जैसे बोइंग है, एयरबस है, एम्ब्रायर है, होंडा है, टोयोटा है, हुंडई है, नासा है, ये इसको डेवलप कर रही हैं ऐसे एयरक्राफ्ट को। नेक्स्ट टॉपिक है IFC-IOR टू चेक चाइना ओवर फिशिंग। IFC-IOR एक सेंटर है, ये सेंटर चाइना में, चाइना जो ओवर फिशिंग करता है ना इंडो पैसिफिक रीजन में, इसको रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए IFC-IOR का ये साथ ले रही है क्वाड नेशन। अभी देखो क्वाड नेशन की मीटिंग के लिए एक यहाँ पे जापान में गए हैं हमारे प्रधानमंत्री जी भी। और क्वाड आपको पता है 4 कंट्रीज़ का ग्रुप है, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूनाइटेड स्टेट्स। इन्होंने देखो ये कहा है कि जो इंडो पैसिफिक रीजन में, और ये जो कंट्री है इंडो पैसिफिक रीजन में, ये वाला देखो भाई साहब, ये यहाँ पे ये इंडियन ओशन है और ये पैसिफिक ओशन है यहाँ पे इधर। तो ये इंडो पैसिफिक रीजन में जो भी चाइना ओवर फिशिंग करता है, फिशिंग का मतलब मछली उत्पादन, ये यहाँ से स्टॉक ख़त्म कर रहा है मछली का, इलीगल फिशिंग करता है, अवैध तरीके से फिशिंग करता है, अनरिपोर्टेड, अनरेगुलेटेड और इलीगल फिशिंग करता है। तो इसको ही रोकने के लिए, काउंटर करने के लिए ये स्टेप लिया है यहाँ पे इन कंट्रीज़ ने। और मैरीटाइम सर्वेलेंस की जाए। मैरीटाइम सर्वेलेंस का मतलब समुद्र में निगरानी, मैरीटाइम जहाँ भी वर्ड आ जाए मतलब ओशन। तो इसका टारगेट यही है, जो डीप वाटर फिशिंग वगैरह की जाती है चाइनीज़ ट्रोलर के द्वारा इस रीजन में, उसको रोकना, कंट्रोल करना। और इसमें क्वाड नेशन यूटिलाइज करेंगे इंडिया का जो सेंटर है IFC-IOR, इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर एंड इंडियन ओशन रीजन। ये सेंटर है जो इंडियन ओशन है, ये वाला पार्ट मैं इसे इरेज कर लेता हूँ। ये जो इंडियन ओशन वाला पार्ट है, यहाँ पे क्या करता है, इंडियन ओशन के आसपास जो भी कंट्री हैं, ये इंडियन ओशन के पास जो भी कंट्री हैं, इन इंडियन ओशन कंट्रीज़ के आसपास ये एक तरह से फ्यूजन का काम करता है, यानी कि इन्फॉर्मेशन देता है। मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए यहाँ इन्फॉर्मेशन देती है सारी एजेंसी हैं जो यहाँ पे
इनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है नेबरिंग कंट्रीज़ को, जो पड़ोसी देश हैं आसपास, इंडियन ओशन के आसपास। तो मैरी टाइम सर्विलेंस इनिशिएटिव है क्या? देखो ये इनिशिएटिव है कि इसमें इसका जो सर्विलेंस सेंटर है वो सिंगापुर में, इंडिया में और पैसिफिक, ये जो है इनके साथ मिलके जो इलीगल अनरेगुलेटेड अनरिपोर्टेड फिशिंग होती है इंडो पैसिफिक रीजन में, उसको रोकना है। उसको रोकना है, जो भी अवैध तरीके से अनरिपोर्टेड अनरेगुलेटेड बिना नियम कानून के यहाँ पे फिशिंग होती है उसको कंट्रोल करना है। नीड क्या है इसकी, ज़रूरत क्या है? ज़रूरत इसलिए, देखो चाइना के जो ट्रोलर हैं वो देखा गया यहाँ पे इलीगल फिशिंग करते हैं इंडो पैसिफिक रीजन में, इलीगल अनरिपोर्टेड अनरेगुलेटेड फिशिंग करते हैं। और चाइना इंटरनेशनली देखो बहुत ज़्यादा करता है इसकी फिशिंग। पहले इंटरनेशनल पायरेसी बहुत ज़्यादा ये थ्रेट बनी हुई थी इंडो पैसिफिक रीजन के लिए, लेकिन अभी ये थ्रेट सबसे ज़्यादा ये है अनरेगुलेटेड अनरिपोर्टेड इलीगल फिशिंग। और इसकी वजह से जो स्टॉक है फिशिंग का वो भी डिक्रीज होता जा रहा है। जो इम्पोर्टेंट फूड सोर्स है इकोनॉमी के लिए, बहुत सारी कंट्रीज़ के लिए फ़िश फूड सोर्स है, तो इसके लिए ये जब स्टॉक डिक्रीज हो जाएगा तो इस पे जो ये फिशिंग, जो फ़िश की वैरायटी पाई जाती है इनकी भी जो वैरायटी पे प्रभाव पड़ेगा। दूसरा, चाइना देखो वर्ल्ड का बिगेस्ट ऑफेंडर है किसके लिए? इलीगल फिशिंग के लिए। ऑफेंडर का मतलब अपराधी, सबसे ज़्यादा वो इलीगल अवैध तरीके से फिशिंग करता है इंडो पैसिफिक रीजन में। 80% से 95% जितनी भी फिशिंग होती है ना, उसका 80 से 95% इलीगल फिशिंग, अवैध तरीके से फिशिंग जो करता है चाइना करता है इंडो पैसिफिक रीजन में। अब जान लेते हैं ये IFC-IOR क्या है, जो इंडिया में इसका हेडक्वार्टर बना हुआ है गुरुग्राम में। हरियाणा की जो डिस्ट्रिक्ट है गुरुग्राम, पहले जिसका नाम गुड़गांव था, वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है IFC-IOR का। ये 2018 में सेटअप किया गया था। किस लिए सेटअप किया गया था? जो इंडियन रीजन है ना, इंडियन ओशन वाला रीजन, यहाँ पे जो रीजनल कंट्री हैं उनका साथ मिलके कोऑर्डिनेट करना, कोऑपरेशन करना है, जितने भी मैरी टाइम इशू हैं, ओशन से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करना, उनका डेटा शेयर करना। तो ये लिंक करता है, लगभग 50 से ज़्यादा कंट्रीज़ के साथ लिंक करता है और मल्टीनेशनल एजेंसी की तरह काम करता है। गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर है, हम इसे डिस्कस कर चुके हैं। और इंडिया का जो विजन है ना, सागर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, इस वाले इंडियन ओशन में सबकी सिक्योरिटी हो, सुरक्षा हो, सबकी ग्रोथ हो, इसी का पार्ट है इस सागर, जो हमारा मिशन है सागर का ही पार्ट है ये IFC-IOR। तो ये इंडियन ओशन रीजन में एक तरह से मैरी टाइम कोऑपरेशन करता है और इंटरनेशनल लियाइजन ऑफिसर हैं उनके साथ कोऑपरेट करते हैं, ताकि इंडिया के पास जो भी नेबरिंग कंट्री हैं, इंडियन ओशन के रीजन में जितनी भी कंट्रीज़ हैं, इमीडिएट नेबर हैं इंडिया के चाहे, उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है सर्विलेंस के लिए। आसपास की जो कंट्री है सबको कोऑर्डिनेट करती हैं, कोऑपरेट करती हैं और इन्फॉर्मेशन को पहुंचाती है एक दूसरी कंट्री के पास। तो यही था आज के लेक्चर में टॉपिक।